Hey guys, welcome to my channel Taste to Learn. As you know, we have started NCERT series, and in this series, we are going to continue our chapter number 12. In the previous chapter, we will discuss about water cycle and animal droppings, and also we will discuss about कि कैसे जो डंग है डिकेइंग एनिमल का प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सीडलिंग्स टू ग्रो, कैसे ये इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ग्रो करने के लिए। आज हम उससे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक। अब हमें पता है कि इस चैप्टर में आखिर चल क्या रहा है कि एक स्टोरी के थ्रू आपको पूरा फॉरेस्ट दिखाया जा रहा है। तो अब उन बच्चों ने सारा फॉरेस्ट देखा अलग अलग तरह की चीज़ें उसमें से सीखी। तो अब क्या हो गई, शाम हो रही थी, तो फिर चिल्ड्रन अब अपने घर वापस जाना चाहते थे। तीबू ने जो उनके साथ आया था, एक विलेज का ही बच्चा, उसने क्या सुजेस्ट किया, दूसरा रास्ता सुजेस्ट किया वापस जाने के लिए। मतलब इस रास्ते से वो आए थे और तीबू ने कोई दूसरा रास्ता सुजेस्ट कर रहा था कि चलो हम वहाँ से चलते हैं तो जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक है, जैसे वो वापस जा रहे थे तो क्या बारिश शुरू हो गई, और सरप्राइजिंगली दे सॉ दैट द रेन ड्रॉप्स वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली। अब हमें पता है वो लोग क्या हैं, जंगल में हैं, तो जंगल में उन्होंने क्या देखा कि जो बारिश हो रही है वो बिल्कुल सीधा फॉरेस्ट के फ्लोर पे डायरेक्टली हिट नहीं कर रही है। मतलब कि जंगल की ज़मीन पे पूरा सीधे नहीं आ रही है। जो अपर मोस्ट लेयर है फॉरेस्ट की, हमने स्टडी किया था ना कि कैनोपी क्या होती है। फॉरेस्ट का जो अपर मोस्ट लेयर है उसे कैनोपी कहते हैं। वो क्या कर रहा है, इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड मोस्ट ऑफ वाटर वॉज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेज एंड स्टेम ऑफ द ट्रीज। इसका मतलब है, जैसे यहाँ पे इन्होंने इस फिगर में दिखाया है कि जो बारिश हो रही है वो डायरेक्टली नीचे नहीं आ रही है। ये क्या है, कैनोपी। सबसे पहले ये इस कैनोपी के टच में आ रही है, और यही कैनोपी, क्लोज्ड कैनोपी, और जो भी वेजिटेशन लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं इनकी, वो सब क्या कर रही हैं, रेन ड्रॉप्स की स्पीड को कम कर दे रही हैं। और जो भी रेन ड्रॉप्स नीचे आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, थ्रू द ब्रांचेज एंड स्टेम ऑफ द लीव्स। ये क्या है, इनकी ब्रांच है, और ये क्या है, स्टेम है। जो भी थोड़ी बहुत बूंदें हैं, क्योंकि बाकी तो इनसे टकरा के पहले इन पत्तों में समा जाती हैं, मतलब पत्तों के थ्रू होते होते इन ब्रांचेस से और इस स्टेम से वो क्या आ रही हैं, इस फॉरेस्ट के फ्लोर के ऊपर बारिश आ रही है। डायरेक्टली तो नहीं आ रही है, वही उन्होंने कहा है। फ्रॉम द लीव्स इट वॉज ड्रिपिंग स्लोली ओवर द ब्रांचेस ऑफ द shrubs एंड हर्ब्स। और इनकी जो पत्तियां हैं, इनकी पत्तियों से जो बूंदें गिर रही हैं, वो जैसे यहाँ पे मान लो कोई छोटे छोटे पौधे हैं, इनकी पत्तियों से वो बूंदें इन छोटे पौधों के ऊपर भी गिर रही हैं। फ्रॉम द लीव्स इट वॉज ड्रिपिंग, मतलब कि जो बारिश का पानी है वो ड्रिप कर रहा है स्लोली ओवर द ब्रांचेज ऑफ हर्ब्स एंड shrubs। दे फाउंड, उन्होंने क्या देखा कि अभी भी जो ग्राउंड है फॉरेस्ट का वो अभी भी क्या है, ड्राई है। पर आधे घंटे बाद जब बारिश रुकी तब उन्होंने नोटिस किया कि अब जो फॉरेस्ट की फ्लोर है जिसके ऊपर क्या थे, डेड लीव्स थे, अब जाके वो थोड़े थोड़े उन्हें गीले दिखाई दे रहे हैं। बट वाटर डिड नॉट स्टैग्नेट इन द फॉरेस्ट। पर जो बारिश का पानी था, स्टैग्नेट का मतलब कि स्थिर, एक जगह पे रुकना। जो बारिश का पानी था, जो बारिश हुई फॉरेस्ट में, उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे पानी रुका नहीं। तो वो जो सोचता है कि अगर इतनी बारिश टाउन में हुई होती तो वहाँ के जो नालियाँ हैं और रोड हैं वो तो पूरे भर जाते। मुझे तो ये सोच रहा है, पर फॉरेस्ट में तो ऐसा हुआ नहीं, फॉरेस्ट में तो पानी रुका ही नहीं। पर नदियाँ, मतलब कि जो टाउन है उसकी नालियों और रोड में तो पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है। और क्या हो अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो आपके टाउन में, तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोफेसर अहमद उन बच्चों को क्या बताता है कि जो एक फॉरेस्ट है वो किसकी तरह भी एक्ट करता है, नेचुरल एब्जॉर्बर की तरह भी एक्ट करता है, जो रेन वाटर को एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर ही समा लेता है। मतलब कि बारिश हुई और फॉरेस्ट
में जब बारिश हो रही है तो वहाँ पे पानी रुका क्यों नहीं? क्योंकि उसने ज़्यादातर पानी क्या कर लिया? सीप कर लिया, मतलब कि अपने ही अंदर सोख लिया। इट हेल्प्स मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर। अब बारिश का पानी ज़मीन के अंदर सोख रहा है तो फिर ये वाटर टेबल का जो लेवल है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। कौन? ट्रीज ही हेल्प कर रहे हैं। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड, मतलब कि अब ये बाढ़ आने से भी तो रोक रहा है ना, क्योंकि ज़्यादातर पानी जब बारिश हुई ज़्यादा तो फिर इसने पानी क्या कर लिया? अपने अंदर ही सोख लिया। तो ये ना ही सिर्फ बाढ़ आने से रोकता है बल्कि मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम सो दैट वी गेट अ स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर। और ये जो नदियों में पानी होता है उसके फ्लो को भी मेंटेन करता है ट्री, ताकि हमें पूरे साल पानी आराम से मिल सके। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ हम देखें कि अगर ट्रीज प्रेजेंट ना हो तो जो बारिश होगी सीधा ग्राउंड पे डायरेक्टली हिट करेगी, और बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो ग्राउंड पे ट्री ही नहीं रहेंगे तो ट्री उन्हें अब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे, तो फिर इससे बाढ़ आने का खतरा हमारे इलाके में हो जाता है। और ज़्यादा बारिश होगी तो इससे सोइल को भी नुकसान होता है। सोइल को नुकसान कैसे होता है और कैसे पेड़ सोइल को नुकसान होने से प्रोटेक्ट करते हैं? क्योंकि जो पेड़ है उसके क्या होते हैं? रूट्स होते हैं, और यही जो रूट्स हैं ये क्या करते हैं? सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। तो जब भी बारिश होती है, जब भी बारिश हुई तो फिर बारिश, ये जो सॉइल है इसकी जड़ों ने सॉइल को तो पूरा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो रूट्स ऑफ ट्री नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर, बट इन देयर एब्सेंस ऑफ सॉइल इज वेस्ट वॉश्ड अवे और इरोडेड। अब हमें पता है अगर ये ट्रीज नहीं रहेंगे तो फिर इनकी जो ये रूट है ये सॉइल को बाउंड नहीं कर पाएगी, और जब भी बारिश होगी तो बारिश के साथ ही जो सॉइल है वो भी पूरी वॉश अवे हो जाएगी या फिर इरोड हो जाएगी। इसका मतलब कि बारिश अगर हुई और फिर बारिश के होने से एक जगह की सॉइल बह के दूसरी जगह चली जाएगी तो इस जगह पे क्या हो जाएगा? सॉइल का इरोजन हो जाएगा, मतलब कि सॉइल की कमी आ जाएगी। पर अगर पेड़ रहेगा दूसरी तरफ तो जो पेड़ के रूट्स हैं वो उसको पूरा बाइंड करके रखेंगे और ये सॉइल इरोजन से भी प्रोटेक्ट करता है। देख रहे हैं ना कि जो पेड़ है वो कितनी चीज़ है, मतलब कितना फ़ायदा होता है अगर पेड़ रहते हैं, और अगर नहीं रहेंगे पेड़ तो उसके कितने ज़्यादा नुकसान भी हैं। तो फिर चिल्ड्रन ने थोड़ा टाइम तीबू के विलेज में स्पेंड किया। जाने से पहले वहाँ का जो वेदर था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था गांव का। विलेजर्स ने उन्हें बताया, क्योंकि उन विलेज के आसपास फॉरेस्ट है इसीलिए वहाँ बारिश भी हो जाती है। अब हमने ये आई थिंक कल या परसों के लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे बारिश होने में भी जो प्लांट है वो हेल्प कर रहा है ट्रांसपिरेशन करके। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं, जो वाटर साइकिल वाला वीडियो है उसी में एक्सप्लेन किया हुआ है। वही विलेजर्स ने भी कहा कि आसपास पेड़ है इसीलिए अच्छी बारिश भी हो जाती है, एयर भी बहुत अच्छी कूल, मतलब ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। नॉइज़ पोल्यूशन टू इज़ लेस बिकॉज द फॉरेस्ट ऑब्जर्व द नॉइस ऑफ द नियर बाय हाईवे। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया कि जो फॉरेस्ट है वो नॉइज़ पोल्यूशन को भी ऑब्जर्व कर ले रहा है जो भी हाईवे से आ रहा है। तो देख रहे हैं ना कि लगातार हम इसके फ़ायदे ही देख रहे हैं कि पेड़ लगाने के कितने तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। नेक्स्ट जो चिल्ड्रन थे उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने क्या देखा कि जो विलेज की हिस्ट्री है उसके बारे में भी उन्हें पता चला, और वो ये जान के हैरान हुए कि जो विलेज है और जो भी खेती बाड़ी का एरिया है उस गांव में वो कैसे आया है। 60 साल पहले वो जगह, वो गांव और उनके अगल बगल के जो खेत हैं वो भी फॉरेस्ट को काट के ही बनाए गए हैं। जो तीबू के ग्रैंडफादर थे वो उन्होंने उन्हें बताया कि जब वो छोटे थे तो विलेज इतना बड़ा नहीं था जितना कि अब है। तब तो विलेज छोटा सा ही था और वो बहुत सारे फॉरेस्ट से क्या मतलब उसके चारों तरफ क्या थे? जंगल ही जंगल हुआ करते थे। पर रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए और लकड़ियों की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती गई, जैसे जैसे इन चीज़ों की डिमांड बढ़ती गई, इन चीज़ों की डिमांड बढ़ने से हुआ क्या कि फॉरेस्ट के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता गया, जिसके कारण
फॉरेस्ट क्या होने लग गए, वैनिश होने लग गए, मतलब कि गायब होने लग गए, क्योंकि यह फॉरेस्ट को काट के ही वहाँ पे रोड बनाने लग गए, बिल्डिंग्स बनाने लग गए, लकड़ियों की डिमांड के कारण फॉरेस्ट को काटने लग गए। तो इन सारी चीज़ों से क्या हुआ, फॉरेस्ट वैनिश होने शुरू हो गए। ही वॉज नॉट हैप्पी, और वो खुश नहीं हैं, क्योंकि जो भी फॉरेस्ट उनके गांव के पास है, एडजॉइनिंग का मतलब कि उनके गांव के साथ वाले जो भी जंगल हैं वो और तो बढ़ नहीं रहे हैं, पर ख़त्म होने की कगार पे आ गए हैं। ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपियरिंग, मतलब कि ख़त्म होने की कगार पे वो आ चुके हैं। जो भी उनके गांव के आसपास के जो भी फॉरेस्ट हैं वो क्यों क्यों ख़त्म होने की कगार पे आ गए हैं, ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। क्योंकि एनिमल्स क्या हैं, उन्होंने भी तो खाना खाना है, तो वो क्या कर रहे हैं, अब ज़्यादा ओवर ग्रेज करने लग गए हैं, ज़्यादा घास वगैरह खाने लग गए हैं। एंड इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज, और लगातार पेड़ों को काटने के कारण भी, क्योंकि अब हमें पता है फॉरेस्ट ख़त्म कब होंगे, या तो फॉरेस्ट को एनिमल्स क्या करें, ज़्यादा ओवर ग्रेज मतलब घास वगैरह सब कुछ खाने लगे हैं इनके कारण। और एक तो ये बात है कि फॉरेस्ट को हम जो लगातार काटते रहते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो इन चीज़ों के कारण फॉरेस्ट क्या होने लग गए हैं, डिसअपियर होने की कगार पे आ गए हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बोला कि इफ़ वी डिड थिंग्स, अगर हम चीज़ों को संभाल के करें तो हम फॉरेस्ट और अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और इसकी डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। चिल्ड्रंस ने क्या की, कुछ पिक्चर्स बनाई टू शो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच एन इवेंट, मतलब कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, इन चीज़ों को दर्शाने के लिए चिल्ड्रंस ने कुछ पिक्चर्स प्रिपेयर की। एट द एंड ऑफ विजिट, अब क्योंकि वो गांव में आ चुके, वापस अपने घर आ रहे हैं, तो इस ट्रिप के एंड में प्रोफेसर अहमद ने चिल्ड्रंस को पूछा कि सम अप करो कि हमने फॉरेस्ट के बारे में क्या क्या सीखा है। तो चिल्ड्रन लिखने लगे कि फॉरेस्ट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ये सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, हमने अभी देखा, एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, और बहुत लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को रहने के लिए घर भी देते हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नेबरिंग एरियाज, मतलब कि जिन एरियाज़ में फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे अच्छी बारिश करने में भी हेल्प करते हैं। ये मेडिसिनल प्लांट में भी हेल्प करते हैं। टिम्बर एंड मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमने देखा था कि गम भी हमें फॉरेस्ट से मिलती है, स्पाइसेस भी फॉरेस्ट से मिलती है। टिम्बर मतलब कि जो हमने देखा था कि फर्नीचर वगैरह के लिए हमें लकड़ियाँ भी प्लांट से ही मिल रही हैं, फॉरेस्ट से ही मिल रही हैं, तो ये भी इन चीज़ों में भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए हमें फॉरेस्ट को क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। इसके बाद बूझो का क्वेश्चन आया है कि क्या होगा अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, हम उनको समझते हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है कि अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है एयर में बढ़ जाएगा, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज़्यादा पेड़ हैं तो ज़्यादा पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एटमॉस्फेयर में निकल रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पर यहाँ पे अगर पेड़ ही कम रह जाएंगे तो क्योंकि यहाँ पे देखो जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं वो तो रहेंगी ही, और उनसे भी हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीज़ें भी, बाकी गैसेस भी, और यहाँ इन व्हीकल से भी निकल रहा है। तो फिर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जर्व कौन करेगा। तो इसके कारण रिजल्ट क्या होगा कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड फिगर में क्या दिखाया हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज प्लांट्स एंड एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर। जैसे इसमें देख रहे हैं सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है और रहने की जगह भी मिल रही है। पर अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो ना तो इन्हें रहने की जगह मिलेगी और ना ही खाना मिलेगा। और हमने ये भी देखा है कि अगर ट्रीज़ एब्सेंट रहेंगे तो सॉइल वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाएगा, और इससे क्या आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। जैसे यहाँ पे इस फिगर में दिखाया हुआ है कि सारे पेड़ कट गए हैं और पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो फिर जो बारिश होगी उसका पानी ज़मीन में एब्जॉर्ब नहीं होगा और इससे बाढ़ आ सकती है।
डिफोरेस्टेशन से मतलब लगातार पेड़ काटना हमारी लाइफ को और इन्वायरमेंट को डेंजर में डाल सकता है, इसीलिए हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के बारे में सोचना होगा। तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा चैप्टर। चलिए जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पूरे इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। हमने देखा कि फॉरेस्ट से हमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फॉरेस्ट इज़ अ सिस्टम, फॉरेस्ट में एक सिस्टम है जिसमें क्या क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इन फॉरेस्ट ट्रीज फॉर्म द अपर मोस्ट लेयर फॉलोड बाय श्रब्स, द हर्ब्स फॉर्म द लोवेस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन। इसके बारे में हम देख ही चुके हैं कि ट्रीज़ की अपर लेयर कैनोपी है और फॉलोड बाय श्रब्स, जो श्रब्स का एक पूरा लेयर बन रही थी उसको क्या कर रहे थे, अंडर स्टोरेज कह रहे थे। और जो हर्ब्स है बिल्कुल लोवेस्ट लेयर फॉर्म कर रही हैं वेजिटेशन की। डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेजिटेशन प्रोवाइड फूड, अलग अलग लेयर वेजिटेशन की एनिमल्स और बर्ड्स इन सब को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती है। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये डिपेंडेंट है। द फॉरेस्ट कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड चेंजिंग एंड कैन रीजनरेट। जो फॉरेस्ट है वो क्या होता रहता है, ग्रो करता रहता है, चेंज करता रहता है और रीजनरेट करता रहता है अलग अलग तरह की चीज़ों को। इन द फॉरेस्ट देयर इज़ इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरेक्शन होती है किस किस के बीच में, सॉइल, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन सब के बीच में फॉरेस्ट में क्या होती रहती, इंटरेक्शन होती रहती है। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करता है सॉइल को फ्रॉम सॉइल इरोजन, ये प्रोटेक्ट करता है, हेल्प करता है फॉरेस्ट को ग्रो करने में और रीजनरेट करने में। कौन हेल्प करता है, सॉइल। फॉरेस्ट आर द लाइफ लाइन फॉर द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़। फॉरेस्ट क्या है, जो भी फॉरेस्ट में रहते हैं उनके लिए एक लाइफ लाइन है। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी। फॉरेस्ट का इन सब में योगदान होता है, चाहे वो वाटर साइकिल हो गया, चाहे क्लाइमेट हो गया, चाहे फिर एयर की क्वालिटी हो गया। इसके बारे में हमने देख ही लिया। वाटर साइकिल के बारे में कल पढ़ा था, क्लाइमेट के बारे में आज देखा हमने कि अगर प्लांट रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके एयर को भी वो क्या करता है, साफ करता है। तो क्लाइमेट और एयर क्वालिटी इन दोनों में भी फॉरेस्ट का पूरा योगदान रहता है। तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा चैप्टर नंबर 12। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी डाउट हो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।